हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका ब्लॉग नंबर 8 है और आरूही शर्मा जो मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब फ्रेंड है, उनके कमेंट पे ये जो आपका ब्लॉग नंबर 4 है इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ फ्रेंड्स। ऑलरेडी इस पे मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप लोग अगर आपके पास समय है तो आप मेरी वीडियोस इसमें चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसमें जो कंटेम्प्रेरी ऑस्ट्रेलियन वुमेन नॉवलिस्ट जो है वो कौन सी वुमेन नॉवलिस्ट हैं, जिन वुमेन ने जो 80s ऑनवर्ड जो अपनी राइटिंग करी है उनको कंटेम्प्रेरी वुमेन ऑस्ट्रेलियन वुमेन नॉवलिस्ट माना जाता है। तो अब जो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव राइटिंग्स जो है वो वुमेन की कब से कब तक मानी जाती हैं। तो 1900 से लेके 1950 तक जो जो राइटिंग्स हैं वुमेन की, इनको रिप्रेजेंटेटिव राइटिंग्स माना जाता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि और जो 80s का दौर था इसको मोमेंट ऑफ ग्लोरी माना जाता है। इस पर मैंने नोट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखना है लिटरेरी फॉर मदर्स। तो इसमें यही बताया कि 80s ऑनवर्ड जो भी मतलब समय है उसको माना जा सकता है कंटेम्प्रेरी एरा। तो इसमें लिटरेरी फॉर मदर्स यहाँ पे इनका रेफरेंस दिया है एना मारिया बर्न, जो है कि फर्स्ट वुमेन नोवेलिस्ट टू हैव पब्लिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया। और इनका वर्क है ये, इनके वर्क्स को भी जो है वो आपने हाईलाइट करना है, द गार्डियन। और इसके बाद इनके और भी वर्क्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो, और अगर नाम याद रह जाते हैं आपको तो हेनरी हैंडल रिचर्डसन। इसके बाद इनके वर्क को आप लोग हाईलाइट कर सकते हो और लिख सकते हो अगर आपने इस यूनिट को नहीं देखा है। अगर देखा है तो फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी। रूथ पार्क जो कि एक पॉवर्टी में मतलब न्यूजीलैंड में पैदा होती है, बहुत गरीबी में पैदा होती है, मतलब 10 साल के लिए उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। फिर एक स्टोरी लिखती हैं, वो स्टोरी लिखने के बाद उनको प्राइज़ मिलता है और उसके बाद जो है वो क्या करती हैं, मतलब जो भी उनको प्राइज़ मिलता है तो उससे वो मैनेज करती हैं और क्या खरीदती हैं अपने लिए अपने लिए जो कुछ बुक्स। तो इनका वर्क है द हाफ इन द साउथ, और जो भी इनके वर्क्स हैं इनको आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद अब हमने देखना है कि जो 1900 से 1950 तक जो वुमेन थी वो किस तरह की राइटिंग करती थी। तो अब आपको पता है कि जो 1900 से 1950 तक का जो समय था ये वार्स वाला समय था। इसमें जो है वो वर्ल्ड वार्स हुए थे, 2 वर्ल्ड वार्स हुए थे। इस समय ऑस्ट्रेलिया में फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई थी, जो आपको मैंने फेडरेशन वाले चैप्टर में समझाया कि 1901 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्या बना था, एक फेडरेटेड कंट्री बना था यहाँ पे, और कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनका, लेकिन यहाँ पे जो इंडिजिनियस लोग थे उनको मेन स्ट्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर नहीं शामिल किया गया था। तो ये जो राइटिंग्स थी वुमेन की, तो उन इंडिजिनियस जो वुमेन और जो पीपल इंडिजिनियस उनके राइट्स के बारे में और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में थी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी असर पड़ा इन लोगों के ऊपर, अर्बनाइजेशन का जो असर पड़ा इन लोगों के ऊपर, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है कि औद्योगिकरण का या फिर शहरीकरण का क्या असर पड़ा इन लोगों के ऊपर, उसके बारे में। अब जो ये वुमेन थी वो धीरे धीरे करके कहाँ जा रही थी, मतलब वर्क प्लेस में जा रही थी। पहले पहले तो क्या था, वो अपने ट्रेडिशनल रोल जो है वो निभाया करती थी, जैसे कि वो मतलब अपने घर के जो हाउस होल्ड चॉर्स करना या फिर बच्चों की देखभाल करना, ऐसे ही काम वो किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो अब वर्क प्लेस में आने लगी, मतलब मर्दों के बराबर जो है वो अपनी हिस्सेदारी देने लगी, किसमें, अपने अपने मतलब अलग अलग फील्ड्स में। तो यहाँ पे उनके जो भी चल, अब देखो अगर जो वुमेन है वो बाहर निकल रही है, फर्स्ट टाइम बाहर निकल रही है, बाहर मतलब मैन लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम कर रही है, तो अब चैलेंजेस तो होंगे ही उसको। तो यहाँ पे जो भी उनको चैलेंजेस होते थे उसके बारे में लिखती थी। जेंडर, रेस और नेशनलिज्म के बारे में वो वुमेन लिखा करती थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर। तो इसके जो 1950 से 51 की जो राइटर्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग कर सकते हो। मैंने अपने उस नोट्स में सब दे रखा है, फिर भी आप जो लोग आप लोग ना यहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले आती है एलिनियर डार्क। तो इनका बॉर्न हुआ था 1901 और डेथ हुई थी 1985। इनके जो वर्क्स हैं कौन कौन से हैं, टाइमलेस लैंड, द लिटिल कंपनी, और भी इनके वर्क हैं। उसके बाद जीन
जीन जीन के बारे में आपने बताना है। मैरी, ये जो है ये वो राइटर हैं जो कि 1950 से पहले की राइटर हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 1950 से पहले की जो राइटर्स थी, वुमेन राइटर्स थी, तो उनकी राइटिंग किस तरह की होती थी वो बताना है आपने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब उनकी राइटिंग होती थी अर्बनाइजेशन के जो इम्पैक्ट पड़े लोगों के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के और वार्स के जो इम्पैक्ट पड़े उनके बारे में हुआ करती थी। तो आपने इस तरह से देना, और इनमें से अगर कोई राइटर्स याद रहते हैं आपको और उनके नाम याद रहते हैं तो ये भी आप लोग जो है वो मेंशन कर देना। अब अगर मैं डिटेल में करवाऊंगी तो और टॉपिक छूट जाएंगे, आप लोग देख सकते हो उसमें। उसके बाद फिर 80s का दौर जो है वो मोमेंट ऑफ ग्लोरी है वुमेन राइटर के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और इस समय जो है वो एक नई मतलब लिटरेरी फॉर्मेशन हुई। अब जो वुमेन थी, पहले क्या होता था उनकी राइटिंग को इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है वो मेन स्ट्रीम में एंटर करने लगी। मेन स्ट्रीम का मतलब है कि पहले जो जिस मतलब फील्ड को मैन लोगों ने डोमिनेट करके रखा था, मतलब लिटरेरी फील्ड को, तो अब यहाँ पे जो ये वुमेन लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके इस फील्ड को क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। और अब जो भी इनकी जो भी ट्रेडिशनल अपोजिशन या फिर यूरोसेंट्रिक जो आइडियाज़ होते थे इनके बारे में, उनको वो तोड़ रही थी। यहाँ पे ट्रेडिशनल अपोजिशन क्या होती है कि फ्रेंड्स, जैसे हम लड़कियां लोग होते हैं तो हमें हमें मतलब बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है। अब इंडियन सोसाइटी में भी तो है, और है बेशक हम बोलें कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, बट और शिक्षित हो गए हैं, तो इसलिए हमें ट्रेडिशनल रोल नहीं निभाने पड़ रहे हैं, हम स्टिल निभा रहे हैं। जैसे हम चाहे वर्किंग हैं चाहे जो भी हैं, हम फिर भी जो है वो किसी न किसी तरह से एज़ कम्पेयर टू हमारे जो ब्रदर्स हैं उनके कंपेयर में ट्रेडिशनल रोल्स निभा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता था ऑस्ट्रेलियन के कॉन्टेक्स्ट में कि जो वुमेन है उनकी जो जो भी मतलब अगर वो बाहर जाके कोई काम करती हैं या राइटिंग करती है, इसको उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ता था अपनी फैमिली के फैमिली की वजह से। बेशक आज थोड़ा सा चेंज हो गया है शिक्षा की वजह से, पर फिर भी बहुत सारी बातों के लिए जो है वो लड़कियों को क्या किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको अपोज किया जाता है। मतलब उनको इसी तरह से सोशलाइज किया जाता है कि आपको एक एक और दूसरे परिवार में जाना है, उस हिसाब से उनको काम वाम जो है वो सिखाए जाते हैं, जो भी है उनको तौर तरीक़ा से सिखाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों की उनके साथ जो है वो अपोजिशन की जाती है। तो ये फैमिली के द्वारा की जाती है। दूसरा जो यूरोसेंट्रिज्म था, मतलब जो यूरोपियन का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको तोड़कर जो इन वुमेन ने क्या किया, एक अपनी ही लिटरेरी प्रोडक्शन दी दुनिया को, और इस चीज़ को उन्होंने मतलब यूरोसेंट्रिज्म और ट्रेडिशनल अपोजिशन को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं औरतों के, जो कि जो वुमेन राइटर्स थी, ये लड़कियां, तो इनके नाम दिए गए हैं, इनके वर्क्स दिए हैं गए हैं, इनको आप हाईलाइट कर सकते हो अगर आपको याद रहते हैं तो। तो इतना याद रखना है कि जो 1950 से पहले की जो वुमेन है उनकी राइटिंग कैसी थी, फेडरेशन पे थी ज़्यादा, मतलब फेडरेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि जो फेडरेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की तो फॉर्मेशन हो गई, लेकिन उसके बाद जो इंडिजिनियस पीपल थे तो उनको वो राइट्स जो मतलब कि मेन स्ट्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स थे उनको वो राइट्स नहीं दिए गए, और फिर उनके लिए उनको जो है वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और जो 80s के बाद की जो वुमेन है वो किसके बारे में लिखती थी, वो उन्होंने मतलब ट्रेडिशनल जो अपोजिशन थी उसको तोड़ा, यूरोसेंट्रिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको तोड़ते हुए अपनी एक अलग से लिटरेरी जो है वो प्रोडक्शन दी। उसके बाद फ्रेंड्स, फिक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी यंग एडल्ट और जो चिल्ड्रन है इनके लिए अलग अलग से जो है वो जो है वो लिटरेचर लिखा जाता है। तो अब जो बच्चे हैं उनकी जो जैसे जो 12 की एज तक जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन में आते हैं, तो उनकी जो एज के हिसाब से उनके लिए फ़िक्शन लिखे जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि मतलब चाहे हम बात करें इसकी एडल्ट फिक्शन की चाहे चिल्ड्रन फिक्शन की, तो इनका मतलब इन बच्चों के बीच में जो है वो मॉरल वैल्यूज़ लाना, और बच्चों के बीच में नॉलेज भरना, और अपने कल्चर से इनको क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, ये मकसद था इन राइटिंग का। तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है उसमें, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसमें लिंक डाल दूँगी। आप लोग जो है वो मेरे चैनल पे जाकर अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हो उस वीडियो को।
तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन एंड एडल्ट फिक्शन का जो दौर कब शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब जो ये लोग आए थे, सेटलर लोग, यूरोपियन लोग यहाँ पे आए थे 1788 में। तो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि ये साथ में अपनी बुक्स लेके आए थे, बाइबल की कॉपियाँ लेके आए थे, और मतलब बुक्स जो है वो कन्विक्ट लोगों के लिए लाई थी, ताकि जो है वो उनमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ लाई जाए, उनमें सुधार किया जाए। तो अब जो कन्विक्ट लोग थे तो वो तो अपने बच्चों के साथ आए थे ना, अपनी फैमिली के साथ, तो अब बच्चों के लिए भी जो है वो बुक्स यहाँ पे लाई गई थी। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था किसका ट्रेडिशन, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट लिटरेचर का। और चिल्ड्रन लिटरेचर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहली जो राइटर है जिन्होंने चिल्ड्रन के लिए कुछ लिखा है तो ये हैं लूसा एटकिंसन। याद होगा तो मैंने आपको पिछले किसी ब्लॉग में इनके बारे में आपको समझाया है। और 1841 में इन्होंने बुक लिखी थी अ मदर्स ऑफरिंग टू हर चिल्ड्रन। ये वही हैं जिन्होंने अपने 4 बच्चों के लिए जो है वो ये बुक लिखी थी, और डायलॉग की फॉर्म में ये बुक लिखी हुई है। और इसके बाद फिर इनके और भी वर्क्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो विलियम हॉबिट का वर्क है बॉयज़ एडवेंचर्स इन द वाइल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो वर्क्स हैं फिर अलग अलग जो राइटर्स के जो है वो नाम दिए गए हैं, और जो कि इन्होंने किसके लिए लिखे, बच्चों के लिए। फिर ईथल टर्नर ने भी लिखा है बच्चों के लिए। तो आप लोग समय होगा तो आप नोट्स को भी देख लीजिए, फिर वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बुक तो ज़्यादा ब्रॉड होती है ना, इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। तो रिवीजन के लिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, आपने क्या क्या देखना है, इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें आपको किसी भी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया ना इसके ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर किसी तरह से भी क्वेश्चन आया तो आपने वो लिख देना है, कुछ ना कुछ उसमें लिख देना है। जैसे कि मैंने आपको जो नोट्स अपलोड कर रखे हैं एडल्ट पे अलग से है और वो वाले अलग हैं, जो चिल्ड्रन वाले अलग है, तो आप मिक्स कर देना, कोई बात नहीं। उसमें कुछ ना कुछ आप मतलब छोड़ के नहीं आना है। अगर आपने इसमें नहीं भी किया है तो इनको छोड़ के आपने नहीं आना है, इसको करना ही करना है आपने। अब जैसे जो यंग एडल्ट लिटरेचर ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसमें जो ज़्यादातर जो यंग बच्चे होते हैं ना, जैसे 12 से 19 के एज तक जो एडोलसेंस एज में बच्चे होते हैं, तो उनके उनके एज के हिसाब से और उनके जो भी उस समय मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों की, तो उस हिसाब से लिखा जाता है उनको। मतलब इसमें क्या होता था, जो बुक्स लिखी जाती थी वो स्कूल में भी मतलब सिलेबस में इनको रिकमेंड किया जाता था। इसमें बच्चों को जो है वो इसके बारे में अवेयर किया जाता था। मतलब बहुत सारे थीम्स पे लिखे जाते थे, जैसे ऐसा ऐड कर सकते हो आप, जैसे सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, रेसिज्म, प्रेजुडिस, पॉवर्टी, अब्यूज़, वायलेंस एंड ऐसे कुछ इश्यूज़ पे लिखा जाता था, जिससे बच्चों को जो है वो एजुकेट भी किया जाता था, और इन चीज़ों के अगेंस्ट इनको जो है वो अवेयर भी किया जाता था, वार्न भी किया जाता था। ये जो मतलब ये जो अब 12 से 19 के बच्चे हैं, तो इन टॉपिक्स पे इनको ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो समझानी पड़ती है, या फिर इनको अवेयर करना पड़ता है। तो इन टॉपिक्स पे या इन थीम्स पे इनके वर्क्स जो है वो एडल्ट के ज़्यादा होते थे। इसके बाद फिर ये इनके वर्क्स को आपने बताना है जो कि एडल्ट के लिए लिखे गए थे। किसी भी तरह से अगर आपको आता है, अगर मिक्स करके भी आता है ना आपको क्वेश्चन इस तरह से, तो याद रखना बच्चे, जब भी आप लोग ना आगे से कभी बुक पढ़ोगे तो बुक के एंड में जो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करके पहले देख लेना होता है किस तरह का क्वेश्चन है, इन पर फोकस करके फिर आपने उस टॉपिक में जाना है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो ढूंढ लेनी होती है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। तो अगर यहाँ पर जैसे मल्टीकल्चरलिज्म दिखा है यंग एडल्ट में, तो अगर आपको मल्टीकल्चरलिज्म नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे क्या? नहीं, जो भी आपको पता है यंग एडल्ट के बारे में वो बता देना है। सबसे पहले आपने यंग एडल्ट बताना है, उनकी एज बतानी है, फिर उसके बाद मतलब कि यंग एडल्ट लिटरेचर क्या होता है उसके बारे में बता देना है, और कुछ जो राइटर्स हैं या फिर कुछ वर्क्स हैं यंग एडल्ट के बारे में वो बता देने हैं, थीम्स बता देने हैं, इसमें कौन कौन से इश्यूज़ पे इनके लिए जो है वो राइटिंग करी जाती है और क्यों करी जाती है, ये सब आपने इसमें बता देना है। छोड़ के नहीं आना है, मतलब उसको कुछ ना कुछ जो भी आपको याद है उसको आपने करके आना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। और निखिल जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।